नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने ही निःशुल्क यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सर जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं, उनका पेपर सॉल्यूशन आप हमें दीजिएगा। तो हाल ही में जो आपका 9 तारीख को मतलब यस्टरडे कल जो आपका एक पेपर लगा, उसमें इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चंस हैं अपन जिसे अपन देख रहे हैं वहां पर फाइनल टेस्ट 01 इसके आधार पर देख रहे हैं आपका, इसके अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं। तो वहां इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, पार्ट 1 जिसमें 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर पार्ट 2 जिसमें फिर से अपन 15 क्वेश्चंस सोल्व कर लेंगे आपका। ठीक, तो बिना देरी किए बिना सीधा सीधा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल लेने से पहले देखो ऊपर क्या दिया है आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये इन्फेरेंस का हिस्सा भी होता है। आप बार बार पूछते रहते हैं ना इन्फेरेंस, तो इन्फेरेंस का मतलब केवल फैलेसी नहीं होता है। इन्फेरेंस का मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, आपका निष्कर्ष निकालना भी होता है। तो आपको एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आप पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर आधारित जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, उनका आप जवाब देंगे। तो देखिएगा यहां पर क्या दिया हुआ। तो पहले हमें इसे ढंग से पढ़ना है, कोशिश ये करना कि आसानी के साथ में ये चीज आपको वहां पर समझ में आ जाए। अगर ये चीज आपने क्लियर कर दी है तो उसके बाद में उन क्वेश्चंस पे दोबारा आपको जाना नहीं पड़ेगा। मतलब क्वेश्चंस पढ़ते वक्त इस पैसेज पे आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा। क्या है पैसेज? कॉन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। सभी जितनी भी कलाएं हैं उनके अंदर कॉन्वर्सेशन या फिर आपकी बातचीत है, वो वाकई में सबसे आसानी के साथ में पढ़ाई जाने वाली एक शिक्षण इकाई के रूप में है। ऑल यू नीड, जो कुछ आपको चाहिए, जिस चीज की आपको आवश्यकता है टू डू, करने की, इन ऑर्डर टू, इस क्रम में बिकम ए गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट, जहां पर आप एक अच्छे संवादकार बनते हैं, अच्छे वार्ताकार बनते हैं, अच्छे संप्रेषणकर्ता बनते हैं। इज टू फाइंड, वो यह होता है प्राप्त करना, किसको? अ सब्जेक्ट, एक विषय, एक बिंदु, एक प्रकरण, एक उप प्रकरण भी हो सकता है, सब सब्जेक्ट या सब टॉपिक हो सकता है। दैट इंटरेस्ट यू, जो आपकी रुचि उत्पन्न करता है, आपकी रुचि जागृत करता है। एंड योर लिसनर्स, आपके जो श्रोता हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनमें इंटरेस्ट पैदा करता है। दे आर फॉर एग्जाम्पल, वहां पर बात करते हैं एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के तौर पर, नंबरलेस हॉबीज, असंख्य अनगिनत ऐसी रुचियां हैं, टू टॉक अबाउट, जिनके बारे में बेशुमार बात की जा सकती है, बेइंतहा वार्तालाप किया जा सकता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, इज दैट, वह यह है, यू मस्ट टॉक अबाउट द अदर फेलोज हॉबी। आपको दूसरे जो साथी हैं उनकी रुचि की बात भी करनी चाहिए। एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए, केवल अपने बारे में बात करें, दैट इज नॉट देयर। ये सामने वाले के हिसाब से भी बातचीत वहां होनी चाहिए, rather देन योर ऑन, बजाय आपके अपने खुद के हिसाब से। Therein lies the secret, यहां पर रहस्य निहित है, अंतर्निहित तरीके से उस रहस्य को रखा जा सकता है। अब योर पॉपुलैरिटी, जो आपकी लोकप्रियता का है। टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के बारे में बातचीत करना, अबाउट थिंग्स, उन चीजों की, उन विषय वस्तुओं की बात करना, दैट इंटरेस्ट देम, जो उनमें रुचि उत्पन्न करते हैं, विल मेक योर रेपुटेशन, वो आपकी प्रतिष्ठा को निर्मित करेंगे, फॉर गुड फेलोशिप, एक अच्छे संबंध बनाने वाले व्यवहार में, चार्मिंग विट, मोहक या आकर्षक बुद्धि चातुर्य में, एंड अ ब्रिलियंट माइंड, और एक उत्कृष्ट मस्तिष्क का रूप दिया जाएगा। देयर इज नथिंग दैट प्लीजेस पीपल मोर देन योर इंटरेस्ट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपकी रुचि की बजाय लोगों को खुश कर दे। या प्लीजेस का मतलब खुश करने से है, प्रसन्न करने से है। तो आप वहां देखते हैं कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो वहां पर आपके इंटरेस्ट के बगैर लोगों को खुश करे। आप जो काम करते हैं, जोश जुनून के साथ करते हैं, इंटरेस्ट या रुचि के साथ करते हैं, खुश होकर करते हैं, इंजॉयमेंट के साथ करते हैं, तो उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन वहां देखने को नहीं मिलता है। तो आपने इसको ढंग से पढ़ा। ऊपर ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो और बिलो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे आप वहां पर अनसीन पैसेज का नाम भी दे सकते हैं, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नाम भी वहां पर दे सकते हैं। बात वही है, ये इन्फरेंस की कैटेगरी में आता है। इन्फरेंस की दो कैटेगरी बनती हैं, या तो आपको इस तरीके से पैसेज देके उसका इन्फरेंस पूछ ले,
ठीक है, उस पर आधारित सवाल पूछ ले, या फिर जो फैलेसी होती है, भ्रांति में कथन होता है, वो वहां पर पूछ ले। तो सीधे सीधे चलते हैं अपन इसके सवाल की तरफ। उस पेपर में, जैसे आपका ये मॉडल पेपर के तौर पर है आपका, आपने कहा कि सर मॉडल पेपर भी आप हमें करवाइएगा, तो उसी के बेस पर आपको ये देखने को मिल रहा है। तो देखो 61 नंबर पे आएगा, दूसरी लैंग्वेज होगी इंग्लिश आपकी। तो पहले 30 किसके पेडागॉजी के हैं, फिर 30 किसके पहली लैंग्वेज के, जो लगभग आप बच्चे हिंदी लेते हैं, फिर दूसरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, तो वो 1 से 30, 31 से 60 हुए, तो ये कहां से होगा, 61 से 90 वाला पोर्शन होगा। ये आपका पहले से क्लियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नांकित में से ऐसा कौन सा शब्द है यूज्ड जिसे काम में लिया जाता है इन द अबव पैसेज, इस उपरोक्त गद्यांश में काम में लिया गया है, इज अ लिंकिंग वर्ड, जो क्या आपका लिंकिंग डिवाइस। देखो ग्रामेटिकल पोर्शन पूछ लिया ना आपका, वहां पर लिंकिंग डिवाइस के तौर पर देखो, तो आप गौर करो, सीधा सीधा मिलेगा यार, कल ही मतलब पीछे वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, बताओ लिंकिंग डिवाइस के तौर पर किसको देखोगे आप, बट को, कंजंक्शन है, कनेक्टर है आपका। ठीक है, इनका लिंकिंग डिवाइस से कोई रिलेशन नहीं है, एडवर्ब हो जाता है, प्रीपोजिशन हो जाता है, कंपैरेटिव स्टेट आ जाता है, इनका कोई रिलेशन वहां पर नहीं है। तो सीधा सीधा कंजंक्शन या कनेक्टर आपसे पूछा, तो अब आपको पता होना चाहिए कि वहां पर अगला पूछ क्या रहा है। इतना आसानी के साथ आप जवाब दे पा रहे हैं। अगले सवाल पे आ जाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन इन्फरेंस ऑफ द अबव पैसेज, निम्नांकित में से कौन सा कथन ऐसा है जो उपर्युक्त पैसेज या गद्यांश का निष्कर्ष कहा जा सकता है। गौर करो, ये हमारे टॉपिक जुड़ा हुआ है ना, बताओ क्या जुड़ा हुआ आपका, इन्फेरेंस जुड़ा हुआ। इन्फेरेंस का मतलब निष्कर्ष। तो लोग कहते हैं सर इन्फेरेंस में केवल फैलेसी, ना बेटा, इन्फेरेंस में इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सी चीज है जो इसका निष्कर्ष वहां पर निकलता है। तो बताओ यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां एक व्यक्ति अपनी रुचि के आधार पर दूसरों की रुचि के आधार पर क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। और कम्युनिकेशन भी बेटा कैसा आपका, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है, सफल संप्रेषण करता है, उसकी बात यहां बताई गई है। तो सुनना, हॉबीज मेक ए मैन इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर, रुचियां हैं वो व्यक्ति को रुचिकर बनाती हैं और लोकप्रिय बनाती हैं। कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं है, इसकी खातिर यह पैसेज लिखा हुआ नहीं है। द सीक्रेट ऑफ बीइंग पॉपुलर, लोकप्रिय होने का जो रहस्य है, लाइज इन फेलोशिप, वो वहां पर आपकी फेलोशिप में देखने को मिलता है, मतलब आपके संबंधों में देखने को मिलता है। ठीक है, आपका वहां पर व्यवहार उसमें देखने को मिलता है। तो व्यवहार की बात आती है, लेकिन कम्युनिकेशन कहां गया, संप्रेषण पर लिखा गया ना आपका। अगला, इट इज इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू प्लीज पीपल, लोगों को खुश करना या अपनी रुचि के साथ खुश करना, अपने आनंद के साथ में खुश करना, खाली खुश करना नहीं है, वहां पर लोगों को अपने आनंद और अपनी रुचि के साथ में खुश करना, ऐसा बताया जाता है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं स्लाइड हैं, कंप्लीट आंसर कहे नहीं जा सकते। पूरा पैसेज हमारी किसकी बात कर रहा है, कम्युनिकेशन या संप्रेषण की। वो अच्छा संप्रेषण होना चाहिए जो आपका नेतृत्व करता है, कहां लेकर जाता है आपको, फेम या प्रसिद्धि की तरफ लेकर जाता है। ये इसका आंसर रहेगा, बाकी चीजों को आप यहां से हटा सकते हैं। पैसेज वाला जो पार्ट आप लेते हैं ना बेटा, तो पैसेज वाले के अंदर उसको एक बार ढंग से पढ़ लेना, ढंग से पढ़ने के बाद में उन चीजों का जब सोल्यूशन में आप लेते हैं तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्रॉब्लमेटिक फेस वहां पर होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, वी मस्ट टॉक अबाउट द थिंग्स दैट ब्लैंक अदर्स, हमें उन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए जो दूसरे लोगों को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। यहां सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की हाल ही में आपने क्लासेस देखी ना बेटा, उससे जुड़ा हुआ ये जो दैट है, ये दैट बताओ किसका काम करेगा, वहां पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, संबंधवाचक सर्वनाम का काम वहां पर देखने को मिलता है। अब यहां गौर करना, ये जो चीज है कि वी मस्ट टॉक अबाउट, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, तो दैट के तुरंत बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चाहिए, वो इस एंटीसीडेंट या पूर्व पद के अनुसार आएगा। ये मेरे पास में प्लूरल या फिर बहुवचन है, तो बहुवचन के अंदर अपन देखते हैं तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसमें एस ईएस नहीं आएगा। वर्ब अकेला जो मूल रूप होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्लूरल कहलाता है, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाता है तो वो सिंगुलर बनता है। नाउन में उल्टा होता है, संज्ञा शब्द के साथ एस ईएस जुड़ने पर वो बहुवचन बनाता है, बिना एस ईएस के वो एकवचन होता है। लेकिन वर्ब में क्या होता है, खुद बहुवचन होता है, उसके साथ एस ईएस जुड़ने पर वो आपका एकवचन बन जाता है। तो यहां गौर करना, अट्रैक्ट्स एकवचन है, सीधा अट्रैक्टिंग का कोई मतलब नहीं, इज, आर, वोज वर, विल बी, शैल बी कुछ है ही नहीं आपका। यहां पर हैज कैसे आएगा, प्लूरल है, बहुवचन है ना आपका, तो हैज तो एक वचन है आपका, तो यहां पर अपना आंसर क्या बनेगा बताओ, अट्रैक्ट। इस तरीके से ये प्लूरल सेंस में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, आपको वहां पर अलंकार है वो ढूंढना है, यूज्ड इन द लाइन गिवन बिलो। ये वहां से बाहर आ गए हैं अपन, जो आपका पैसेज है उससे बाहर आ चुके हैं आपका। अगले ने क्या कहा आपका कि आपको अलंकार छांटना है। ठीक है, अलंकार कहां छांटना, इस लाइन के अंदर, जो इस लाइन में आपको लिख कर दिया गया कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस,
मौका या अवसर दरवाजे को केवल एक बार खटखटाता है तो अपॉर्चुनिटी बेटा नॉन ह्यूमन है, गैर मनुष्य का भाव है। और ये नॉक करना क्या है आपका वहां पर, ह्यूमन एट्रीब्यूट है। ह्यूमन एट्रीब्यूट का मतलब आपका वहां पर मानवीय गुण इसमें देखा जा सकता है। तो जब नॉन ह्यूमन के अंदर ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो किसमें चला जाएगा आपका वहां पर, पर्सोनिफिकेशन में चला जाएगा। तो यहां से अलिटरेशन, जो आपके लेटस हैं उनका स्टार्ट में साउंड क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। लेटेस्ट रिपीटेशन नहीं, बल्कि उनके साउंड्स का रेपिटेशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स, वो भी नहीं है। कंपैरिजन, तुलना नहीं है आपका, जो विदाउट साउंड लाइक एज के साथ। यहां पर असोनेंस, जहां पर वाउल साउंड का रेपिटेशन इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें आंसरेबल सिचुएशन क्या रहेगी आपका, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 65, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन गिवन बिलो। नीचे दिए गए पंक्ति के अंदर आपको अलंकार ढूंढना है। एक बार फिर से वैसा ही सवाल आ गया जो पीछे वाला है, लेकिन अलंकार यहां पर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसको चेक करना कि ही इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, वह अपनी मां की आंखों का तारा है, उसका फेवरेट है, उसका पसंदीदा है, उसका बहुत चहेता है, उसका लाडला है। तो यहां गौर करो, ही मेरे पास में x है, एप्पल मेरे पास में y है, इन दोनों का कंपैरिजन है, x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x, कंपैरिजन हो गया। एक कॉमन पॉइंट के आधार पर भी रख दिया गया, लेकिन इसमें कंपैरिजन करने के लिए सव लाइक एज नहीं है। अगर तुलनात्मक आधार पर सव लाइक एज होता तो यहां पर यह सिमिली होता, जो नहीं है। इसमें कहीं पर भी बीच में जो आपका साउंड आता है वाउल साउंड, वो रिपीट नहीं हो रहा है। शुरुआत के अंदर कोई साउंड आपका रिपीट नहीं हो रहा, तो असोनेंस और एलिट्रेशन नहीं होगा। इसमें कंपैरिजन या तुलना है, दो के बीच में है, बिना सव लाइक एज के यूज के बगैर, तो ये बेटा किसमें चला जाएगा, मेटाफोर। ठीक है, अगली बात पे आए, क्वेश्चन नंबर 66, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन गिवन बिलो। नीचे दिए गए लाइन के अंदर आपको अलंकार छांटना है। ये क्वेश्चन मुझसे आज 4 से 5 बच्चों ने पूछ लिया, उन्हें कंफ्यूजन था, तो उसको मैं समझा दूं आपका। इसमें कौन सा अलंकार है? पहली बात तो आप लाइक को देखते गड़बड़ करते हैं, आपके लाइक दिमाग में आते हैं, आप क्या लगा देते हैं, सिमिली। तो यहां गौर करो, माइट यहां पर बेटा क्या है, मॉडल ऑक्सिलियरी है, मॉडल ऑक्सिलियरी है। ठीक है, अब ये मॉडल ऑक्सिलियरी अपने साथ में क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का बेस फॉर्म लेता है ना। तो लाइक यहां पर वर्ब है, कनेक्टर नहीं है। जब सिमिली होता तो सिमिली में लाइक किसका काम करेगा, कनेक्टर या कंजंक्शन का काम करेगा बेटा। यहां पर ये लाइक वर्ब का काम कर रहा है, तो सिमिली का पार्ट यहां नहीं। दूसरी बात, सिमिली में कंपैरिजन होता है, तुलना कहां है, दो की तुलना चाहिए ना। आई माइट लाइक टू फाइट इन द ब्राइट, मैं सूर्य की रोशनी, सूरज की रोशनी में लड़ना पसंद करता हूं। ठीक है, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं, तो बिना कंपैरिजन के सिमिली आ ही नहीं सकता है, बिना कंपैरिजन के मेटाफोर नहीं आ सकता है। अब बचे दो, एलिटरेशन और असोनेंस। एलिटरेशन में क्या होता है, साउंड्स का रेपिटेशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स होता है। तो यहां देखो, मैं, ले, फे, दे, बे, कहीं शुरू में साउंड मैच नहीं कर रहा, तो यहां एलिटरेशन नहीं है। अब आंसर जो असोनेंस बचा वो क्यों हुआ, इसमें क्या होता है, वाउल साउंड जो स्वर की ध्वनि है, शब्दों के मध्य में पुनरावृत्ति होती है। तो जैसे यहां पर ये टर्म लेते हो तुम, ये टर्म में गौर करो, यहां पर क्या है आपका आई साउंड, यहां पर लाइक में आई साउंड, फाइट में आई साउंड, ब्राइट में क्या है आई साउंड। इनका फोनेटिक बना के बताता हूं। माइट वाले पार्ट में ऐसा लिखा जाएगा बेटा, ठीक है, लाइक वाले पार्ट में आपका ऐसा लिखा जाएगा, फाइट वाले पार्ट में आपका वहां पर ऐसा लिखा जाएगा, फिर यहां पर ब्राइट वाला हिस्सा है उसमें आपका ऐसा लिखा जाएगा। अब देखो, सब में कॉमन साउंड आपका ये देखने को मिलेगा, कौन सा, आई। ये वाउल साउंड है, ये ग्लाइड है, ये डिप्थोंग है, ये वर्ड्स के बीच में आ रहा है, तो ये किस में चला जाएगा, असोनेंस में। तो लाइक वाला दूर हुआ होगा। मॉडल के साथ में क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कनेक्टर का काम नहीं कर रहा, इससे भी नहीं निकाल पाते हैं, तो सीधा सीधा ये सुन लीजिए, कौन सा, कि यहां पर ये कंपैरिजन नहीं देता, तुलनात्मक हिस्सा कहीं पर नहीं देता है। अगले सवाल को निकालिए। सवाल ये रहा आपका, वहां पर मैच करें, आपका अपना आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आपका 67 है, उस पर अगला आपको क्या बताना चाह रहा है। दे कैरीड अ ब्लैंकेट विद देम लास्ट दे फील कोल्ड ऑन द ट्रेन। वो वहां पर अपने साथ में एक ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब कंबल है, उसे लेकर गए जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। तो बेटा यहां पर एक वर्ड है, कौन सा, लास्ट है। और लास्ट का हिंदी मीनिंग आप लेते हैं, तो लास्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए,
इसको जब आप पढ़ते हैं तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा आपका, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये किस में जाएगा आपका, वहां पर लेस्ट में जाएगा। और इसकी खास बात ये होती है कि लेस्ट में सजेशन या सुझाव का भाव आता है। तो ये जो सजेशन या सुझाव है, इसको शो करने के लिए, इसको बताने के लिए आपको वहां पर टर्मिनोलॉजी किसकी देनी पड़ती है बताओ, आपका शुड की देनी पड़ती है। मतलब लेस्ट के फर्दर क्लोज में, बाद वाले क्लोज में 100%, 100% आपका क्या रहना चाहिए, शुड रहना चाहिए। तो बाकी के लिए इसमें मॉडल ऑक्सिलियरी में कोई गुंजाइश नहीं है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 68, सुजाता केप्ट क्वाइट सो दैट हर मदर ब्लैंक स्टे काम। सुजाता है, उसने अपने आप को शांत रखा, अपने गुस्से को वहां पर दबा लिया ताकि उसकी मां है वो शांत रह सके। तो बेटा इसका सीधा सा फंडा इस मॉडल का कि अगर आपको सो दैट मिले और इस सो दैट के बीच में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। एक सो दैट वो होता है, सो और दैट के बीच में कोई शब्द आ गया, ऐसा नहीं है, यहां ऐसा होता है। और उसके बाद मॉडल पूछा जाता है, तो मेरे पास में जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम वहां पर क्या लेता है आपका, में लेता है। और अगर पास्ट टाइम मेरे पास में है, भूतकाल की बात आती है, तो वहां पर वो क्या लेता है आपका, माइट लेता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसा नहीं होना चाहिए सो और दैट के बीच में शब्द आ गया, अगर वो आएगा तो कैन नॉट या कुड नॉट लेगा, वो एक अलग मैनर है। यहां सो दैट जिसका मीनिंग क्या है, इतना की नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग क्या है, ताकि। और जो सो दैट हाइफनेटेड आता है, जिसमें बीच में कोई वर्ड आता है, तो वो किस में चला जाता है बेटा आपका, इतना की में चला जाता है। और यहां पर मॉडल कैन नॉट या कुड नॉट इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां ये जो टर्म है आपका, इस टर्म में अपने पास में देखो, गौर करो, केप्ट क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट में चला गया ना, तो पास्ट में जाने का मतलब मैं नहीं लेगा, बल्कि क्या लेगा आपका, वहां पर माइट लेगा। और इसमें संभावना के स्तर पर नहीं पूछा गया, बल्कि एक स्ट्रक्चरल मतलब सिंटैक्टिक पैटर्न पे आपसे सवाल पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 69, इफ शी स्टडीड वेल, अगर उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की होती, अच्छे तरीके से वहां पर अध्ययन किया होता, तो शी ब्लैंक क्वालिफाई द टेस्ट, तो वह आसानी के साथ में टेस्ट उसको क्वालिफाई कर चुकी होती। तो बेटा यहां कंडीशनल नेचर है, इफ से मुझे पता चल रहा है, अगर यहां वाले पार्ट में इफ वाला क्लोज आ रहा है और इधर बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो अगले वाले पार्ट में मुझे इनमें से एक लेना होता, या तो मेरे पास में वुड रहेगा, या मेरे पास में आपका वहां पर शुड रहेगा, या फिर मेरे पास में आपका वहां पर कुड रहेगा, या फिर मेरे पास में यहां पर क्या रहेगा, माइट रहेगा। और प्लस में क्या आना चाहिए, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, अब आप जरा चेक करें, यहां पर ये जो मैनर आपका स्टडीड दिया हुआ है, स्टडीड बताओ यहां पर क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, ये रहा। यहां पहली प्राथमिकता किसकी है, वुड की, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आंसर बेटा क्या रहेगा इसमें, वुड। ये रहा, वुड हैव की कोई जगह नहीं है, मस्ट हैव की कोई जगह नहीं है, हैज टू की कोई जगह इसमें नहीं है। बड़ा ही आसान पेपर है आपका। क्वेश्चन नंबर 70 पे देखिएगा, शी वाज श्योर, वह बिल्कुल निश्चित थी, he blank pine and die if he didn't see her every day, कि वो तड़प तड़प के मर जाएगा अगर वह रोजाना उसे नहीं देखेगा। तो गौर करो, यहां वाले पार्ट में ये वैलेंटाइन स्पेशल क्वेश्चन हो गया बेटा आपका, कि रोज तेरे दीदार ना हो तो कमबख्त मरने पर उतारू हो जाऊं। ये चीज यहां देखने को मिल रही है आपका, कि शी वो श्योर, वह निश्चित थी कि वहां पर इफ ही डिडंट सी हर एवरीडे, अगर वह रोज उसे ना मिले, अगर वो रोज उसे ना देखे, उसका दीदार ना करे, कहते ना दीदारे मुंतजिर है ना भाई। तो यहां गौर करो, ये पास्ट का नेचर है, और पास्ट के नेचर के अकॉर्डिंग तुम लेना चाहोगे तो पहले यहां पर वोज दिया हुआ है, ठीक है। अब वोज के बेस पर पास्ट आना चाहिए, तो पास्ट वाले पार्ट में ये तो हटा दो, कौन सा, विल और शैल, ये तो हट जाएगा आपका वहां पर। और कह रहा है रोजाना देखने की बात है, लेकिन पास्ट में रोजाना मतलब पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, भूतकाल आदतन कार्य, जो माइट में नहीं जाएगा, माइट तो रिमोट पॉसिबिलिटी में आ जाता है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन या भूतकाल आदतन कार्य किसमें होगा, वुड में होगा। क्वेश्चन नंबर 71, फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स, ये आपका इडियमेटिक फ्रेज है, ईडियम है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब इसके आधार पर आपको वहां पर इसका जवाब देना है बेटा आपका, इसको मैच करना। क्या सवाल अपने पास में बन रहा है, गौर करो। जैसे पहले वाले पार्ट में आपने देखा, तो यहां वाले पार्ट में ये अलग है किसका, मॉडल ऑक्सिलियरी का। यहां आते आते सवाल क्या हो गया आपका, अलग हो गया। तो कोशिश करना कि आप सोच के 10 सेकंड लो और फिर इसका जवाब मुझे दो। आंसर दिया होगा बच्चों ने,
क्या कहा अगले ने कि फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स। तो बेटा इनमें इडियम्स में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर कीवर्ड छांटना होता है। किसी के चेहरे पर जब आप उड़कर आते हो मतलब आप हिंसक रवैये के साथ में दौड़कर आते हो, टूट पड़ते हो, अगले का अपोज करते हो, विरोध करते हो, अगले पर अटैक करते हो, हमला करते हो, ये जो चीज है, तो ऐसा पार्ट सम्मान करने का तो नहीं आता है, प्रार्थना करने का तो नहीं आता है, पुरस्कार देने का तो नहीं आता है। अगर आप किसी पर सीधा सीधा कहते हैं ना कि जूते समेत सर पे चढ़ रहे हो भाई, ठीक है, सीधा मुंह तक आ रहे हो, दूर खड़े होकर बात क्यों नहीं कर लेते, ये जो चीजें आती है किसमें आती है, किसी का इंसल्ट करने के लिए काउंट की जाती हैं। सवाल नंबर 72, he is drawing a longbow, do you believe him at all? What is the meaning of he is drawing a longbow here in the above sentence? उपर्युक्त जो आपका वाक्य है उसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, कौन सा, he is drawing a longbow, इसका मीनिंग अगला आपसे वहां पर पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए बेटा कि ये जो अपने पास में लॉन्ग बो है, ये वहां पर क्या होता है, ईडियम पूछ लिया अगले ने। देखो ईडियम कहां से छांटोगे, आपका ड्रॉइंग या ड्रॉ ए लॉन्ग बो, ये क्या है आपका वहां पर एक इडियमेटिक फ्रेज है, उसको आपके समक्ष रखा गया है। तो आप कोशिश ये करो कि अपने हिसाब से इसका एक मीनिंग निकालो ताकि मैं आपको वहां पर बता सकूं कि ये होता क्या है। जब चीजों को आप क्या करते हो वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर करते हो, ठीक है, मतलब आपका जो आपका धनुष होता है उस धनुष को आप क्या करते हो, लंबा खींच रहे हो, ठीक है, उसे लंबा बनाने की कोशिश कर रहे हो, इतना लंबा जितना कि कहीं रखा भी ना जा सके। तो चीजें हाइपरबली में है, चीजें आपका एग्जेजरेशन में है, अतिशयोक्ति में है, बढ़ा चढ़ा के कही हुई चीजें वहां पर रहती हैं। तो अगले का यहां मीनिंग है कि आप बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को कह रहे हो तो ये चीजें ट्रू नहीं है बल्कि क्या है, फॉल्स हैं। और फॉल्स चीजें किसके नजदीक जाती हैं, आपका लाइज के नजदीक जाती हैं, झूठ के नजदीक वहां पर ली जाती हैं। तो इसमें इंटरनल मीनिंग अगले ने आपसे वहां पर पूछ लिया है। तो कोशिश ये करो पहले इसको समझो कि वह लॉन्ग बो को बना रहा है, उसे उकेर रहा है आपका, तो इतना बड़ा लॉन्ग बो बनाना वो वहां पर अतिशयोक्ति का प्रतीक होता है और ये चीज फॉल्स या असत्य होती है, असत्य झूठ के बराबर होता है। तो वह इंसान वहां क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इस तरीके से इसका डिक्लेरेशन दिया जाएगा। यहां कोई सीक्रेट्स या रहस्य नहीं है, यहां पर किसी का पीछा भी नहीं किया जा रहा है, यहां पर वो किसी लंबी यात्रा पर नहीं जा रहा है। तो इसमें सीधा सीधा कीवर्ड क्या बेटा, आपका लॉन्ग बो। अब जैसे दो आपने सीख लिए, फ्लाइंग इन द फेस, किसी का अपमान करना, फिर आपका लॉन्ग बो फॉल्स है, लाइज है, एग्जेजरेशन है, हाइपरबली है, या फिर आपका झूठ बोलना है। अगले सवाल पे 73, आई एम न्यू टू दिस सिटी, मैं इस शहर में बिल्कुल नया हूं। फिर बोल रहा हूं, मैं इस शहर में बिल्कुल नया हूं। सो आई एम स्टिल फाइंडिंग माई फीट, इसलिए मैं अभी अपने पैरों को तलाश कर रहा हूं, पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, अब ये कह रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्या अर्थ है आई एम स्टिल फाइंडिंग माई फीट, कि अभी भी मैं अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा हूं इन द अबव सेंटेंस। तो गौर करो, जब आप किसी नए शहर में नई जगह अपना मुकाम, अपना कायदा वो हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहां पर अपना एक वर्चस्व कायम करते हैं, अपना एक ग्राउंड बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, फाइंडिंग माई फीट, अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब अपना कॉन्फिडेंस जनरेट करना होता है। तो जब आप नए शहर में जा रहे हो तो क्या वहां पर किसी निवास स्थान की बात कर रहा है, नहीं। क्या वहां पर किसी नौकरी की बात कर रहा है, नहीं। क्या वहां पर किसी ऐसे इंसान की बात कर रहा है जिससे वो शादी कर सके, नहीं। तो बेटा यहां पर अगला क्या कहना चाह रहा बोलो आपका, कि मैं अभी भी कुछ कॉन्फिडेंस गेन कर रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि वहां पर आत्मविश्वास से भरपूर हो जाऊं, लबरेज हो जाऊं, ताकि आराम से अपने काम को आगे बढ़ा सकूं, अपने करियर को इजीली मोल्ड कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 74 वाला जो पार्ट आपके पास में आ रहा है उसको देखना चाह रहा है। यहां पर देखो, ये जो पार्ट आपके पास में आ रहा है ना, ये पार्ट वहां पर गौर करना, जो सेकंड आपको देखने को मिल रहा है, ये बेटा सेकंड पार्ट में इसका अगली क्लास में मतलब कल लेकर आऊंगा। ये पार्ट 2 है ना, ये मैं कल वहां पर आपका लेकर आ जाऊंगा। ठीक, यहां चेक करो, यहां अगले ने जो नेक्स्ट सवाल पूछा हमसे कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ अ सेस्टेट इन एन इटालियन सोनेट, ये जरा जरा के तुम्हें पढ़ाया हुआ है, बहुत बार तुम्हें वहां पर बताया हुआ है आपका, तो इसमें गलती तुम नहीं कर सकते बेटा वहां पर किसी भी रूप में। चेक करना जरा, यहां अगले ने वहां पर क्या कहना चाहा है। देखो, जो आपका सेस्टेट है, तो सेस्टेट किसमें होता है, सेस्टेट बेटा इटालियन सोनेट में होता है, ठीक है। और इटालियन सोनेट को अपन दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो बेटा जी इसे क्या कहा जाएगा, बताओ आपका वहां पर पेट्रार्कन सोनेट कहा जाएगा। और इसके टुकड़े दो तरीके से जाएंगे,
पहला इसमें क्या होता है आपका ऑक्टेव होता है और दूसरा बेटा जी यहां पर किसमें चला जाएगा आपका सेस्टेट में चला जाएगा। ऑक्टेव में क्या होता है ए बी बी ए, ठीक है, ए बी बी ए, अब्बा अब्बा, ठीक है। यहां पर सी डी ई, सी डी ई, कड़े कड़े, ये यहां पर 8 लाइंस हैं, ये यहां पर आपकी 6 लाइंस हैं। क्लियरली, ठीक। अब गौर करो यहां पर सेस्टेट में ये रहा कौन सा सी डी ई, सी डी, इतना आपको पहले पढ़ा रखा है तो कहीं गलत होने की गुंजाइश नहीं है। आज की क्लास का आपका वहां पर अंतिम सवाल लीजिएगा, वेयर डज द पोइट प्रेजेंट द कंक्लूजन ऑफ हिज थॉट इन एन इंग्लिश सोनेट। अंग्रेजी जो सोनेट होता है उसके अंदर एक कवि है, वो वहां पर अपना कंक्लूजन या निष्कर्ष है वो कहां प्रस्तुत करता है, कहां पर आपका प्रेजेंट करता है। तो ये गौर करो, अपना सबसे पहला एस्पेक्ट तो बेटा ये लेना है कि इंग्लिश सोनेट है, इसी को अगर मैं दूसरे नाम से कहूं तो इसे मैं क्या कह सकता हूं आपका एलिजाबेथन सोनेट कह सकता हूं, और इसे ही मैं तीसरे नाम से कहूं तो इसे क्या कहा जाएगा आपका शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसमें क्या होता है 4 टुकड़े रहेंगे आपके, जहां पर पहला है कोट्रेन रहेगा, दूसरा आपका कोट्रेन रहेगा, तीसरा आपका कोट्रेन रहेगा, चौथा आपका कपलेट रहेगा। ये 4 लाइन का, ये 4 लाइन का, ये 4 लाइन का और ये 2 लाइन का। तो यहां पर समस्यात्मक जो स्तर है उसे 3 भागों में बताएगा, उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, निचोड़ निकलेगा, इन्फरेंस निकलेगा, उसका जो सोल्यूशन का जो तरीका निकलेगा वो वहां पर कहां बताना चाहेगा, अंतिम 2 लाइंस में, अंतिम दोहे में बताना चाहेगा, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा आपका कपलेट कहते हैं। कपलेट नहीं होता बेटा, क्या रहेगा वहां पर कपलेट रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो समस्याओं से ग्रसित होता है उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष कहां देखने को मिलेगा बताओ आपका वहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में वहां पर अपन ने 15 सवाल की बात की थी, 15 के 15 सवाल अपन ने वहां पर क्लियर कर लिए हैं। ठीक, मिलते हैं आपका नेक्स्ट सवाल के साथ में या फिर इसके दूसरे पार्ट के साथ में, जहां पर आप इजीली सारी चीज कवर भी कर पाओगे। लेकिन उससे पहले जैसे आज आपको मॉर्निंग में भी एक वीडियो मिला है, ठीक है, तो मैंने कहा ना एक नहीं दो दो तीन तीन आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो डरो मत, ये पेपर सोल्यूशन भी करवा रहा हूं आपका। ठीक है, लिंकिंग डिवाइसेस वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका वहां पर मॉडल्स वाला आ जाएगा। इसी बीच में आप गौर करना पेपर आ रहा है, फिर साथ में आपका पैसेज भी निकलवाना बता दूंगा। आज भी एक पैसेज अपन ने निकाला है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी में निकाला, उसका एक तरीका लेंगे ताकि आपको गट्स मिल सके। आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनका भी लेकर आऊंगा, वहां पर इन्फेरेंसेस में फैलेसी के क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, लिटरेरी टर्म्स के दोबारा ले आऊंगा, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश है या चैलेंजेस है उनके भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो इसमें डरने वाली बात जरा भी आपको होनी नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा, इसी वादे के साथ में आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में नए जोश जुनून के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन दीजिए।